हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स पाठशाला। और आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्लास 9 से क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 12 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 12 हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हमने कुछ बेसिक पढ़ी हैं उसमें, और आज का ये लेक्चर जो है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए होगा। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा वीडियो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये हमारा टॉपिक है आज का। इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले जो वीडियो था मैंने बनाया हुआ, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डिस्कस किया था। डाइपोल से जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे, है ना। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। अगर आपके पास एक डाइपोल है, आई होप डाइपोल आपको क्लियर है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है ना। सो ये डाइपोल अपने आसपास जो फील्ड जनरेट करता है वो कितनी है ना, उसका एक्सप्रेशन हमने देखा था और कुछ प्रॉब्लम वहां पर देखे थे हमने। तो एक इसके हमने दो केस पढ़े थे। एक की इसका जो एक्सेस है, डाइपोल का ये जो एक्सेस है एक्सेल लाइन पे, है ना। हमने यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अगर ये पॉइंट पी है, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमने इसका फील्ड निकाला था, है ना। तो एक्सेल लाइन पे जो फील्ड आया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, है ना। वेक्टर लगा देते हैं ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा, व्हाट इज दिस पी वेक्टर? पी वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट की तरफ रहता है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता, नेगेटिव यहाँ होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता इस तरफ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगाते हैं ऊपर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे जो होता है वो होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2p आता है, यहाँ पर p आता है कि बिकॉज एक्सेल लाइन पे जो फील्ड है वो बहुत वो एज मतलब अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल लाइन के, है ना। यहाँ पर ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? ये माइनस साइन दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट होगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, ऐसे। ये चीजें हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस की थी, ठीक है। आज खैर इस पे अब मैं नहीं जाऊंगा, ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं सबको। ओके, और चलते हैं हमारी पिछली वाली स्लाइड में और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। देखो क्या मतलब है इसका। देखो अब इसको समझते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज का क्या मतलब है ना। इसका मतलब ये है कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं एक यूनिफॉर्म फील्ड को, है ना। तो लेट यूनिफॉर्म फील्ड इज ई। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल जो है वो प्लेस किया हुआ है। डाइपोल आप किसी तरह से भी प्लेस कर सकते हैं रेंडमली। मैंने इस तरह से प्लेस किया है कि देख लीजिए, अगर इसका मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाऊं, इस डाइपोल का डाइपोल ए बी इज द डाइपोल। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो ए से बी की तरफ ऐसे बनेगा ना। दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर टी ऑफ दिस वेक्टर। और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है? थीटा। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि क्या होगा यहाँ पे, है ना। व्हाट विल बी द रिजल्ट। देखो
मैं थोड़ा पहले इस डायग्राम से हटा के साइड में थोड़ा रफ डायग्राम में आपको समझाता हूँ ये चीज। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से डाइपोल को अलग कलर में लगाते हैं ना। चलिए, ये आपका डाइपोल है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। अब देखो, अब क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल देखो सिंपल है यहाँ पर। अब ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आपका फील्ड यूनिफॉर्म है। देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके इस तरफ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा किसके बराबर, बताइए जरा, Q टाइम्स E, है ना। फोर्स किसके बराबर लगता है एक चार्ज पे, चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये लगेगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो ना, इस तरफ लगेगा ना। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी फोर्स लगेगा, और वो फोर्स बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो इस तरफ होगा, दिस विल एक्सपीरियंस, है ना। तो दिस इज F इज इक्वल टू Q टाइम्स E, इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस Q है ना। ओके, अब ये दो फोर्सेस को जरा ध्यान से देखो आप। ये दो फोर्सेस, ये जो प्लस चार्ज पे लग रहा है, जो माइनस चार्ज पे लग रहा है, बिल्कुल इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। मतलब ये जो दो फोर्स है, अगर मैं चलो F1 F2 लिख देता हूं, तो इन F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो सेम होगा। क्यों होगा सेम? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर भी सेम है। यही तो डेफिनेशन है डाइपोल का। ओके, तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहां पर लगने वाली फोर्स और यहां पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, एक अपोजिट टू द फील्ड है। तो नेट फोर्स कितना हुआ इस डाइपोल पे? फिर नेट फोर्स जो होगा इस डाइपोल पे वो कितना होगा? जीरो, बिकॉज दो फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट में है, तो जीरो। तो डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा, मींस ये डाइपोल रेस्ट में रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा ना, कहीं आगे पीछे ट्रांसलेशन नहीं दिखाएगा। ओके, तो यूनिफॉर्म फील्ड में जब हम एक डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम होगी, देखो क्या, इन दो फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ऐसे देखो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, और इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो ये दो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और ये सेंटर, यहाँ अगर इस डाइपोल का सेंटर यहां पर माने हम, सेंटर ऑफ मास जिसको आप मानते हो, सेंटर से इसका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इस डाइपोल को रोटेट करवाने की कोशिश करेंगी। मींस अगर ये फोर्स यहाँ है, ये फोर्स यहाँ पर, ये डाइपोल इस तरह से रोटेट होगा, रोटेशन की टेंडेंसी होगी इस पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो फोर्सेस है ना, ये नेट फोर्स तो जीरो बना रही है, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा इसमें, बट क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक नेट टॉर्क जनरेट करेंगी, और वही नेट टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क इस डाइपोल पे लगेगा। सो कुछ टॉपिक इज सिंपल। जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, बिकॉज दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स इज जीरो। बट डाइपोल पे टॉर्क लग जाता है एक, बिकॉज दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होंगे, तो दे विल जनरेट अ नेट। ये दो फोर्सेस जो हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में टॉर्क के बारे में, कि अगर मान लो एक रॉड है, इस रॉड के दो एंड्स पे दो फोर्सेस लग रही हैं, वन फोर्स एंड सेकंड फोर्स, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर ये फोर्सेस बराबर है, एफ एफ, ये दोनों एफ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये एफ ये माइनस एफ, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कपल। ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, ठीक है। दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस दो एंड्स पे लग रही हो किसी रॉड शेप चीज के, जो टॉर्क जनरेट करें, उसको हम कपल बोलते हैं, ठीक है। और उस कपल से जो टॉर्क जनरेट होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है? होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। आइदर आइदर क्यों लिखा है? बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी लोगे इसका लोगे, सेम ही मैग्नीट्यूड है, तो डजंट मैटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड,
और इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फार्मूला है। ये फार्मूला यहां पे लगेगा तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी सेम सिनेरियो होगा। ये आपके पास डाइपोल है ए बी, ठीक है। इस डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज यहां है, माइनस क्यू चार्ज यहां पर है। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, दैट विल बी एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू वी, है ना। और ये वाला जो चार्ज है विच इज नेगेटिव, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू वी। ये तो हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज को फील्ड के अपोजिट। और देखो ये फोर्सेस बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, डायरेक्शन तो इनका अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना होगा डाइपोल पे? नेट फोर्स इज जीरो। दोनों फोर्सेस ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो दे विल जनरेट अ टॉर्क, जिसकी वजह से ये जो हमारा डाइपोल है ये रोटेट करेगा। ऐसे यहां पर देख लीजिए किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसे ये एंड यहां नीचे जाएगा, ये इधर, ठीक। ओके, आगे क्या सिनेरियो होगा वो हम आगे समझेंगे। ये यहां पर जब पहुंचेगा तो फिर क्या आगे भी घूमेगा, दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन। पहले हम यहां देखते हैं कि इस पे टॉर्क लग रहा है जो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हम इस टॉर्क को निकालते हैं, ठीक है। उस टॉर्क को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए के लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा जरा मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। ये ए का लाइन ऑफ एक्शन है, बी का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट मैं ए का ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से बी, ये जो फोर्स बी पे लगने वाले फोर्स का जो वेक्टर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहाँ पे ए पे, है ना। ये इसलिए क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो ट्राइंगल सा बन गया यहाँ पे ना। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये तो 90 डिग्री आ गया बिकॉज हमने परपेंडिकुलर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मैं सी बोल देता हूं, तो ये ट्राइंगल बन गई ए सी बी। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ये जो मैंने बाकी चीजें यहाँ पर आपको समझाई हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ओके वन सेकेंड, ये करना पड़ेगा, वन सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ओके, आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो फिर से बता देता हूँ, एक डाइपोल हमने प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर थीटा एंगल के साथ है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज पे प्लस क्यू वी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, माइनस क्यू चार्ज की जो फोर्स है वो माइनस क्यू वी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो होगा। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी होगा, सॉरी, जो आपका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको आप सिंपली पी भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, वो क्या होगा आपको पता है। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दैट इज क्यू इनटू, मान लीजिए इस पूरे डाइपोल की लेंथ 2a है ना, आप लिख सकते हैं 2a यहाँ पे डाइपोल लेंथ है, ठीक है। सो 2a क्यू है ना, ये आ गया 2a, सॉरी 2a क्यू है ना, ये आ गया जी डाइपोल मोमेंट। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो टू, ऊपर वेक्टर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका डाइपोल मोमेंट। ओके, अब देखो बी पे लगने वाला फोर्स, बी पे लगने वाला फोर्स, बी पे लगने वाला फोर्स, चलो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ इसका, और ए पे लगने वाला फोर्स, मतलब ए पॉइंट मतलब माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स और प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो किसके बराबर है, क्यू टाइम्स ई। इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, जीरो, ठीक है। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो नेट टॉर्क जीरो क्यों नहीं है, बिकॉज इस फोर्स का और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन समझते हो ना, जिस लाइन पे फोर्स लग रही है ना, इस लाइन, इस जिस पे आपका फोर्स वेक्टर है, उस लाइन को पूरा प्रोड्यूस करो, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पर भी इस लाइन को पूरा प्रोड्यूस करो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना, और ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, तो ये रोटेट करवाएंगी इस डाइपोल को क्लॉकवाइज, मींस ये टॉर्क जनरेट करेंगी। तो वो टॉर्क किसके बराबर होगा, जो नेट टॉर्क होगा ना, नेट टॉर्क बनेगा दैट इज इक्वल टू
अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो क्यू ई है, तो दैट इज क्यू टाइम्स ई, ओके, क्यू टाइम्स ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये फोर्स का वेक्टर और ये फोर्स, अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए भी मत बोलिएगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो इस वेक्टर को आप, इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन और इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर, तो वो BC है, तो यहाँ पे BC आएगा, BC, तो वी हैव टू फाइंड दिस BC। तो वो आराम से फाइंड कर सकते हो आप, ये ट्राइंगल जो है आपके पास, ट्राइंगल है ABC, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, देखो BC ये एक परपेंडिकुलर है, ये थीटा, तो हम साइन थीटा ले लेंगे ना, साइन थीटा इज, साइन ऑफ थीटा कितना होगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, BC का वैल्यू आपके पास आ जाएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, एंड AB का वैल्यू क्या है, AB है डाइपोल लेंथ विच इज 2a, दिस इज BC इज नथिंग बट 2a साइन ऑफ थीटा। सो आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट इज Q टाइम्स E इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। गॉट इट, गॉट इट। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो टॉर्क कुछ ऐसे है, देखो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपका परमिशन हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2a मैंने पहले लिख दिया E साइन ऑफ थीटा। अब दिस Q टाइम्स 2a जो है वो P है, मींस डाइपोल मोमेंट इज PE साइन ऑफ थीटा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो आपके पास जो नेट टॉर्क आया ना बेटा, वो आया PE साइन थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग। मीन्स व्हाट डज दिस मीन, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैं अब यहाँ पे दूसरी डायग्राम बना लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें हम डाइपोल भी रखते हैं, एक डाइपोल को थोड़ा अलग कलर में ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा, ये आपका डाइपोल है, और डाइपोल जो हमने रखा हुआ है ना, वो किसी एंगल पे रखा हुआ है, मान लीजिए एंगल थीटा है यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूला हमें कहता है कि इस डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क होगा ना, वो किसके बराबर होगा, P टाइम्स E साइन थीटा, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है टॉर्क तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। पहला तो फैक्टर है कि भाई P पे जितनी ज्यादा डाइपोल स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, है ना। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, टॉर्क उतना ही स्ट्रांग होगा। सिमिलरली टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा टॉर्क जनरेट होगी। और तीसरा जो मेन पॉइंट है दैट इज थीटा, है ना, साइन थीटा पे चीज डिपेंड करेंगे, साइन थीटा पे, जो आपका साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और थीटा क्या है, थीटा है डाइपोल मोमेंट, और अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना, उस पर डिपेंड करेगा टॉर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो चीजें तो है ही हैं, डाइपोल मोमेंट कितना है ये फैक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या वीक है ये भी एक फैक्टर है, बट साथ ही ये इस बात पे टॉर्क डिपेंड करता है, इस बात पे टॉर्क यहाँ पर डिपेंड होता है कि आपने जो डाइपोल रखा है वो किस ओरिएंटेशन में है ना, वो कितना एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे केसेस बनेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जीरो टॉर्क कब बनेगा, मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, वो जीरो टॉर्क कब लगेगा, वो सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस टॉर्क का आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ ना, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क। तो इसको जरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज नथिंग, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, सो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है माइनस से प्लस, ऐसे ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है यहाँ पे P, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, दोनों के बीच का एंगल लिया है थीटा। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ या स्क्रू रूल लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? P और E के परपेंडिकुलर। अब देखो इस P और E के परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है। P और E अभी आपके स्क्रीन के प्लेन में है, तो P और E का जो परपेंडिकुलर होगा या स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे, या स्क्रीन के अंदर है ना, तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकती है ना, टॉर्क के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। इधर लगाएंगे हम राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है कि आपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, स्मॉल एंगल के थ्रू, है ना। तो अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ कर्ल करेंगे ना, तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन हम यहाँ पर लेंगे, जो टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ पे बनेगा वो इनवर्ड होगा। ये होगा आपका टॉर्क। मतलब आप अगर अब मैं इस तरह से, अब ये मैंने उसके प्लेन में बनाया, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर ये आपका P वेक्टर है और ये आपका E वेक्टर है, तो ये आपका टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर क्लॉकवाइज घूमता है आपका डाइपोल, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। अंदर का मतलब है अंदर को दिखाने के लिए ऐसे इस सिंबल हम यूज करते हैं। दिस मींस यहाँ का टॉर्क, ये एक्सेस एक्सेल वेक्टर है ना, ये तो इस ये जो डाइपोल की एक्सेस होगी, इस एक्सेस के अलोंग इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और अगर डाइपोल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, मींस ऐसे, अगर आपका डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक है ना। ये तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब है P वेक्टर और E वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा टॉर्क एक्सेस के अलोंग, एक्सेल वेक्टर तभी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज आप यहां से भी देखो ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज जरा कर्ल करें, अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, है ना, इस प्लेन के अंदर। ठीक है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा आपका आउटवर्ड बाहर की तरफ रहेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब इस पे नहीं जाऊंगा मैं कि टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होता है, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है क्लास 11 में। ठीक, ये चीज। ठीक है, ये हो गया टॉर्क का डेफिनेशन, ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ पर इतना टॉर्क इस जो है हमारे पास इस डाइपोल पे लगेगा। ठीक है, सो ओके, अब हम करते हैं कुछ स्पेशल केसेस, और वो स्पेशल केसेस क्या है, लेट अस टॉक। स्पेशल केसेस मींस, पहला, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, दैट इज द, अब टॉर्क किसके किसके बराबर है, Pe sin थीटा। यहाँ पे डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का बना लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है ना। देखो ये टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, देखो Pe, अगर कुछ एक डाइपोल, एक गिवन डाइपोल के लिए एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मींस जब आपको, इफ अगर साइन थीटा 1 हुआ, तब जाके टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। यही होगा ना, टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और इसका मतलब थीटा का वैल्यू π/2 हो सकता है, या 90 डिग्री लिख सकते हो, π/2 या 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। और इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका ये सिंपल सा ये मतलब हुआ कि आपका डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर, ये P वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मींस आपका डाइपोल ऐसे रखा होना चाहिए, माइनस चार्ज नीचे, प्लस चार्ज ऊपर। अगर इस पोजीशन में डाइपोल है, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है ना, प्लस चार्ज नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मतलब सीधी सी बात है, जब डाइपोल परपेंडिकुलर हो किसके, फील्ड के, जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन होती है ना, मैक्सिमम टॉर्क। सेकंड केस, जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क कब होगा, जीरो टॉर्क तब होगा जब साइन थीटा
जीरो टॉर्क तब मिलेगा जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो। मतलब अगर ये थीटा है, ये जीरो जब हो तो टॉर्क जो है वो जीरो होगा। और साइन थीटा हमारे पास दो वैल्यूज पे जीरो होता है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखो ये थीटा एक्चुअली में है क्या, ये थीटा ना दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो से 180 डिग्री के बीच में ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो जीरो से 180 के बीच में साइन ना दो बार ही जीरो हो सकता है, एक जीरो पे जीरो होता है और एक 180 पे है ना। तो थीटा की वैल्यू आपके पास दो मिलेंगी, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। रेडियन में लिखना है तो जीरो या पाई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क जीरो होगा जब हमारे पास डाइपोल डाइपोल मोमेंट वेक्टर या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या तो 180 डिग्री। अब ये 0 डिग्री और 180 डिग्री में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। देखो अब मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ना। सबसे पहले थीटा जब जीरो होगा टॉर्क भी आपको जीरो मिलेगा। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, थीटा जीरो कब होगा, जब आपका पॉजिटिव चार्ज पॉइंट यहां हो, नेगेटिव चार्ज पॉइंट यहां हो, और डाइपोल ऐसे रखा हो। देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये होगा P, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल है ना बेटा। मतलब आपका P वेक्टर और E वेक्टर दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो है। थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, जीरो। इस केस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बात है। इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो। और इस बार इनका लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है, और वो सेंटर से पास हो रहा है इस डाइपोल के, तो कोई टॉर्क भी जनरेट नहीं होगा। ना तो यहाँ पे कोई टॉर्क लगेगा, ना तो यहाँ पे कोई नेट फोर्स होगी, है ना। तो यहाँ पर कोई, दैट्स वाई जब थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो। और इस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बिकॉज नेट टॉर्क जीरो है और नेट फोर्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम तभी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है, जब नेट फोर्स जीरो हो या नेट टॉर्क जीरो हो। इक्विलिब्रियम है बिकॉज नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं इसको, स्टेबल इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इस स्टेट को हल्का सा डिस्टर्ब कर लोगे, मान लीजिए इस डाइपोल को आपने हल्का सा ऐसे डिस्टर्ब कर लिया, प्लस चार्ज यहाँ पे ला लिया, माइनस यहाँ पे रोटेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया इस स्टेट से। जैसे आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, इस पे अगेन नेट टॉर्क जनरेट होगा बिकॉज ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स वहां, और ये दोबारा से इस स्टेट में आएगा। जब आप किसी स्टेट से सिस्टम को डिस्टर्ब कर दो और सिस्टम स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही दोबारा से उस स्टेट में आ जाए, वो स्टेबल स्टेट होती है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, पहला केस। और दूसरा केस क्या था, जीरो टॉर्क का, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तब भी आपको टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। और ये केस क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लीजिए इस बार डाइपोल प्लस चार्ज आपने यहां रखा है और माइनस चार्ज यहां रखा है, ऐसे। इस बार डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा ना, दिस इज पी वेक्टर और दिस इज ई वेक्टर। अब देखो पी एंड ई जो है ना, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है ना, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एंटी पैरेलल का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल 180 है। इस केस में भी आपके पास टॉर्क जीरो है ना। देखो इस केस में नेगेटिव चार्ज पे किस तरह फोर्स लगेगा, अगर मैं थोड़ा यहां बनाऊं ये डाइपोल ना, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा, दोनों बराबर होंगे। देखिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, जीरो, टॉर्क भी जीरो बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम है, सेंटर से पास हो रहा है। तो नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। तो है तो ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, बिकॉज अब जैसे ही इसको डिस्टर्ब करोगे, ये बिकॉज ये सिस्टम इस स्टेट में रहेगा ही नहीं, ये हल्का सा इधर से डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा भी इधर से डिस्टर्ब हुआ, ये दोबारा से किस में चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप इस लेट अस सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, अगर आप थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना, पॉजिटिव चार्ज यहां लेके आए, नेगेटिव चार्ज यहां लेके आए, ये इधर आ जाए, तो क्या ये दोबारा से इधर आ जाए, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर चला जाएगा, नो। ये दोबारा से पॉजिटिव इधर घूम के पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, बिकॉज ये अल्टीमेटली फिर से किस इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है ना।
तो अगेन दिस इज एन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये हमने अभी तक जाना। अब मैं फिर से समराइज करता हूं एकदम से, सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना ये बात सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रही है, इसमें हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं, तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। ठीक है, और नेट टॉर्क जो लगता है वो लगता है पीई साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उस केस में टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, जैसे यहां पर है, इस केस में टॉर्क आपको जीरो मिलेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, और अगर आपका डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के एंटी पैरेलल है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, उस केस में भी टॉर्क आपको जीरो ही मिलेगा, बट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आई बात आपको? ये है पूरी कहानी। ठीक है ना? सो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो आपने बोलना है कि जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, बट नेट टॉर्क उस पर लगेगा। ये डिपेंड करता है, और कितना लगेगा, कितना नेट टॉर्क उस पर होगा, ये डिपेंड करता है कि हम डाइपोल को डाइपोल मोमेंट को हम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल रख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात आपको? अब इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक और क्वेश्चन यहां से होता है कि मान लो अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, इफ फील्ड इज नॉन, अगर ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म है, अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो फिर क्या होगा? अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म हो, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द रिजल्ट if dipole is placed in non-uniform electric field, and after that we will do some questions related to this topic. उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करें, घर में अच्छे से दोबारा से देखें, किसी बुक से पढ़ें, आपको जो है वो बहुत जो है भूलेगा नहीं फिर जिंदगी भर। थैंक यू सो मच।